इससे पहले हमने मॉडर्न की एक लेक्चर सीरीज़ शुरू की थी जो कि 1947 तक उसको हमने कवर किया। अब आज से हम जो मुग़ल काल है इस पे एक लेक्चर सीरीज़ की शुरुआत करने जा रहे हैं जो आपके आगामी जो परीक्षाएं हैं, चाहे वो स्टेट पीसीएस हो चाहे यूपीएससी हो, तो इसके लिए आपके लिए बड़ी उपयोगी ये सीरीज़ रहेगी। तो आज से हम मुग़ल काल शुरू करेंगे। मुग़ल में जो पहला टॉपिक हम करेंगे वो बाबर के आक्रमण के समय भारत की राजनीतिक स्थिति क्या थी, कौन कौन से राज्य थे, और इसके अलावा फिर हम बाबर का जो जीवन परिचय है और इसके बाद 1930 तक जो बाबर ने पानीपत के युद्ध में जो इब्राहिम लोदी को पराजित किया और इसके बाद 1530 में उसकी मृत्यु होती है, तो यहाँ तक हम इस टॉपिक को कवर करेंगे। बाबर मुग़ल शब्द जो है ये मोग से बना है। मोग का मतलब होता है बहादुर या शैतान। बाबर के आक्रमण के समय अगर हम देखें कि भारत की राजनीतिक स्थिति क्या थी, तो भारत की जो राजनीतिक स्थिति है बाबर के समय, आक्रमण के समय, वो ठीक वैसी ही है जैसी कि तुर्कों के आक्रमण के समय थी। भारत में विकेंद्रीकरण की स्थिति है। हम देखेंगे कि जो सल्तनत है, बाबर के आक्रमण के समय सिकंदर लोदी का शासन है। जब बाबर काबुल में था तो उसमें सिकंदर लोदी का शासन है। फिर इसके बाद जब उसने आक्रमण किया तो इस समय इब्राहिम लोदी है दिल्ली की गद्दी पर। लेकिन अगर हम देखें तो दिल्ली सल्तनत इस समय तक सिमट चुकी थी। दिल्ली सल्तनत का जो प्रत्यक्ष नियंत्रण था वो दक्षिणी बिहार तक है। उधर पंजाब उसके अधीनस्थ है, लेकिन पंजाब के जो सूबेदार होते थे वो लगभग एक तरीके से स्वतंत्र व्यवहार कर रहे थे। तो इस तरीके से देखा जाए तो दिल्ली सल्तनत कमज़ोर हो गई है। इसके अलावा भारत में बहुत सारे छोटे छोटे राज्य स्थापित हो गए थे इस समय। जैसे बाबरनामा में बाबर लिखता है कि मैंने जब भारत पे आक्रमण किया तो उस समय 5 मुस्लिम राज्य और 2 काफिर राज्य थे जिनको बड़ा सम्मान प्राप्त था। इसके अलावा कहता है कि इसके अलावा भी बहुत सारे छोटे छोटे पहाड़ी राज्य थे जिनको कम सम्मान प्राप्त था। तो इस तरीके से देखा जाए तो भारत में बहुत सारे छोटे छोटे राज्य हैं इस समय, और इस तरीके से भारत की जो राजनीतिक स्थिति है वो कमज़ोर दिखाई देती है। तो किसी भी आक्रमणकारी के लिए बहुत ही बढ़िया परिस्थितियां थी भारत पे आक्रमण करने के लिए। अब बाबर के आक्रमण के समय जो भारत की राजनीतिक स्थिति है, जो अलग अलग राज्य हैं, उनके बारे में हम थोड़ा जानेंगे। बाबर के आक्रमण के समय जो दिल्ली सल्तनत है, दिल्ली सल्तनत पर इब्राहिम लोदी का शासन है, लेकिन दिल्ली सल्तनत कमज़ोर हो चुकी है। दिल्ली का जो विस्तार था वो दक्षिणी बिहार तक सिमट के रह गया था। इसके अलावा इब्राहिम लोदी ये बड़ा ही दंभी शासक था, बहुत निष्ठुर है, तो इसलिए जो इसके सरदार थे वो इसके खिलाफ हो गए थे और चारों तरफ एक तरीके से देखा जाए तो विद्रोही गतिविधियों को बल मिल रहा था। इब्राहिम लोदी जो है, इसका चाचा जो था आलम खां लोदी, इसको बहुत सारे सरदारों का समर्थन प्राप्त था और आलम खां लोदी खुद गद्दी पर बैठना चाहता था। तो आलम खां लोदी ने बाबर से मुलाकात की थी और बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया। इसके अलावा इब्राहिम लोदी का जो एक और पंजाब का सूबेदार था दौलत खां लोदी, तो वो भी इब्राहिम लोदी से नाराज़ था और उसने भी बाबर से मुलाकात की थी और भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था। तो इस तरीके से दिल्ली सल्तनत इस समय कमज़ोर दिखाई देती है। अगला जो राज्य है वो है बंगाल। बंगाल में भी मुस्लिम राज्य है। बंगाल में हुसैनी राजवंश का शासन था बाबर के आक्रमण के समय। अब बंगाल का बड़ा ही हुसैनी राजवंश का बड़ा शक्तिशाली शासक हुआ था अलाउद्दीन हुसैन शाह। अलाउद्दीन हुसैन शाह इसने खलीफतुल्लाह की उपाधि ली थी, तो इसकी उपाधि खलीफतुल्लाह की थी। अलाउद्दीन हुसैन शाह के बाद इसका लड़का बंगाल का शासक हुआ नुसरत शाह।
तो नुसरत शाह भी शक्तिशाली शासक है। तो बाबर के आक्रमण के समय नुसरत शाह ही शासक था बंगाल का। बंगाल के अलावा अब तीसरा जो मुस्लिम राज्य है जिसका तुझके बाबरी में वर्णन करता है बाबर, वह मालवा। मालवा की जो स्थापना हुई थी, हम देखेंगे कि मालवा में पहले हिंदू राज्य था, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने सल्तनत काल में 1305 में यहाँ के शासक महलक देव को पराजित कर दिया और मालवा सल्तनत का अंग बन गया। लेकिन जब तुगलक काल में जब नासिरुद्दीन महमूद गद्दी पर बैठा तो उस समय सल्तनत का पतन शुरू हो गया। तो इसी समय मालवा का एक सरदार था दिलावर खां गोरी। तो दिलावर खां गोरी ने 1401 में मालवा को स्वतंत्र घोषित कर दिया और शासक बन गया मालवा का। तो यहाँ गोरी वंश की स्थापना की दिलावर खां गोरी ने। लेकिन बाद में मालवा का एक सरदार था महमूद खिलजी। महमूद खिलजी ने मालवा पे अधिकार कर लिया, तो यहाँ पे खिलजी वंश की स्थापना हुई। अब बाबर के समय मालवा का जो शासक था वो महमूद द्वितीय था, लेकिन महमूद द्वितीय बहुत कमज़ोर शासक है। और महमूद द्वितीय, बाबर लिखता है कि यहाँ पे खिलजी वंश का शासन था। तो ये जो महमूद खिलजी है, इसी के वंश का ये शासक है महमूद द्वितीय। लेकिन महमूद द्वितीय बहुत कमज़ोर शासक है और इसके राज्य के बड़े हिस्से पर राणा संग्राम सिंह ने, जो मेवाड़ के शासक थे, उन्होंने कब्जा कर लिया था। इसलिए मालवा राज्य में ज़्यादा प्रभाव था। एक राणा सांगा के प्रतिनिधि थे, उन्हीं के सरदार थे मेदिनी राय। तो मेदिनी राय का ज़्यादा प्रभाव था मालवा वाले क्षेत्र में। तो इस तरीके से मालवा बाबर के आक्रमण के समय एक कमज़ोर राज्य है। मालवा के बाद अगला जो मुस्लिम राज्य है जिसका उल्लेख करता है बाबर, वह है गुजरात। गुजरात भी सल्तनत काल में हम देखेंगे कि सल्तनत का ही अंग है गुजरात। लेकिन जब तुगलक काल में जब पतन शुरू हुआ सल्तनत का, तो 1401 में ही नासिरुद्दीन महमूद के समय ही यहाँ पे एक सरदार था जफ़र खां। जफ़र खां ने गुजरात को स्वतंत्र घोषित कर दिया और स्वतंत्र गुजरात राज्य की स्थापना की जफ़र खां ने। जफ़र खां ने मुजफ्फर शाह की उपाधि धारण की। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि गुजरात स्वतंत्र हो गया। अब गुजरात में जो जफ़र खां था, इसने मुजफ्फर शाह की उपाधि धारण की और इसके बाद कई योग्य शासक भी हुए इस वंश में, जैसे अहमद शाह हुआ जिसने अहमदाबाद की स्थापना की। इसके अलावा इसी वंश का शासक था महमूद बेगड़ा, जो कि बहुत शक्तिशाली शासक था। बाबर के आक्रमण के समय हम देखेंगे कि यहाँ पे जो शासक था वो था बहादुर शाह, और बहादुर शाह बहुत योग्य शासक है। तो ये गुजरात राज्य एक तरीके से देखा जाए तो ये शक्तिशाली राज्य है। बाबर ने जिस अगले मुस्लिम राज्य का वर्णन किया है वो है बहमनी। बहमनी ये दक्षिण में स्थित था। बहमनी राज्य की स्थापना मोहम्मद तुगलक के समय, जब पतन होना शुरू हुआ सल्तनत का, तो मोहम्मद तुगलक के समय 1347 में अलाउद्दीन बहमन शाह ने, तो अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने इस राज्य की स्थापना की थी। इसको हसन गंगू भी कहा जाता है। अलाउद्दीन बहमन शाह के समय ये राज्य शक्तिशाली राज्य था और बाद में इस राज्य का काफ़ी विकास भी हुआ। और ये अपने शक्ति के चरम पर तब पहुंचा जब यहाँ का प्रधानमंत्री महमूद गवां था। लेकिन महमूद गवां की मृत्यु के बाद बहमनी राज्य का पतन शुरू हो गया और बहमनी राज्य से स्वतंत्र होकर 5 स्वतंत्र राज्य बन गए। एक तो बीजापुर था, बीजापुर में आदिल शाही वंश की स्थापना हुई। फिर अहमदनगर में निजाम शाही वंश की स्थापना हुई। फिर बीदर में बरीद शाही वंश की स्थापना हुई। बरार में इमाद शाही वंश की स्थापना हुई और गोलकुंडा में कुतुब शाही राजवंश की स्थापना हुई। तो इस तरीके से बाबर के आक्रमण के समय बहमनी राज्य कमज़ोर हो चुका है और कई सल्तनतों में बढ़ चुका था। तो ये तो 5 मुस्लिम राज्य का जो तुझके बाबरी में वर्णन करता है बाबर। इसके अलावा बाबर 2 हिंदू राज्यों का भी वर्णन करता है, 2 काफिर राज्यों का भी वर्णन करता है। हिंदू राज्यों में पहला तो था मेवाड़। मेवाड़ ये बहुत शक्तिशाली राज्य था।
तो उत्तर भारत का दिल्ली सल्तनत के बाद अगर देखा जाए तो सबसे शक्तिशाली राज्य है मेवाड़। मेवाड़ की राजधानी थी चित्तौड़, और यहाँ बाबर के आक्रमण के समय राणा संग्राम सिंह का शासन था। बाबर अपनी तुझके बाबरी में ये लिखता है कि राणा संग्राम सिंह जो हैं, इन्होंने भी अपने दूत भेजे थे बाबर के पास, और इन्होंने ये वादा किया था कि आप आक्रमण करिए दिल्ली की तरफ से, हम आगरा की तरफ से अपनी सेना लेके बढ़ेंगे और आपकी मदद करेंगे। तो इस तरीके से मेवाड़ के शासक हैं राणा संग्राम सिंह, और इनका निरंतर इब्राहिम लोदी से युद्ध भी चलता था। फिर अगला जो हिंदू राज्य है वो है दक्षिण में विजयनगर। विजयनगर अपने शक्ति के चरम पर था इस समय जब बाबर ने आक्रमण किया भारत पे, और इस समय यहाँ का शासक कृष्णदेव राय था, और ये बहुत योग्य शासक था। तो इसके समय विजयनगर का बहुत ज़्यादा विकास हुआ, और बाबर कहता भी है, बाबर भारत का सबसे शक्तिशाली शासक कृष्णदेव राय को ही कहता है। तो इस तरीके से ये जो तुझके बाबरी में जो वर्णन है 5 मुस्लिम राज्यों का और 2 हिंदू राज्यों का, ये सारा हमने अभी वर्णन किया। इसके अलावा भी बाबर ने जो कुछ राज्यों का वर्णन नहीं किया है उनके बारे में भी हम जानेंगे। जैसे बाबर के आक्रमण के समय कश्मीर स्वतंत्र राज्य है। कश्मीर में पहले हम देखेंगे कि हिंदू वंश थे, जैसे उत्पल वंश, कारकोट वंश, लोहार वंश, लेकिन कश्मीर में 1339 में शाह मीर ने मुस्लिम राज्य की स्थापना की। अब ये जो वंश शाह मीर ने स्थापित किया, इस वंश का बड़ा ही प्रसिद्ध शासक हुआ जैनुल आबदीन। जैनुल आबदीन के समय कश्मीर का बहुत विकास हुआ, और इसको कश्मीर का अकबर भी कहा जाता है। तो ये जैनुल आबदीन। बाद में कश्मीर में हम देखेंगे कि इस समय जो शासक था वो था मोहम्मद शाह। तो मोहम्मद शाह शासक है, और कश्मीर कमज़ोर राज्य हो गया है। तो बाबर के आक्रमण के समय ये बहुत शक्तिशाली राज्य नहीं है। अगला जो राज्य है बाबर के आक्रमण के समय वो है सिंध। सिंध का जो क्षेत्र था, सिंध में शाह बेग अरगून का शासन था, लेकिन बाबर के आक्रमण के समय 26 में इसकी मृत्यु हो गई थी, और इसकी मृत्यु के बाद इसका लड़का शाह हसन अरगून गद्दी पर बैठा था। तो ये सिंध राज्य है। सिंध के अलावा खानदेश, खानदेश ये भी दक्षिण में था। 1399 में खानदेश राज्य की स्थापना हुई थी, और यहाँ का जो शासक था वो था मलिक अहमद रजा फारूकी। तो इसी ने खानदेश की स्थापना की थी। तो इस तरीके से ये बाबर के आक्रमण के समय अगर हम देखें तो भारत में बहुत सारे छोटे छोटे राज्य थे, और ये राज्य आपस में संघर्षरत थे। तो इस तरीके से एक राजनीतिक विकेंद्रीकरण की स्थिति है जिसका फ़ायदा बाबर ने उठाया जो है। अब बाबर के आक्रमण के समय जो राजनीतिक स्थिति थी उस पर चर्चा की हमने। इसके बाद अब हम बाबर का जो जीवन परिचय है और जो बाबर ने भारत पे आक्रमण किया उसके बारे में चर्चा करेंगे। बाबर, इसका पूरा नाम है जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। बाबर का जन्म हुआ 14 फरवरी 1483 ईस्वी में, और इसका जन्म हुआ था फरगाना की राजधानी आंदीजान में। पिता इसके उमर शेख मिर्ज़ा और माँ का नाम इनके कुतलुग निगार खानम था। तो इस तरीके से देखा जाए तो पिता की तरफ से ये तैमूर का वंशज था और माँ की तरफ से ये चंगेज खां का वंशज था। तो जो मध्य एशिया की दो वीर जातियों का खून दौड़ रहा था इसके शरीर में, तो ये और भी भीषण है और भी खतरनाक है। अब बाबर का जो बचपन बीता, हम देखेंगे कि मंगोलों में एक परंपरा थी कि जब शासक की मृत्यु होती थी तो साम्राज्य का बंटवारा हो जाता था पुत्रों में। तो जो राज्य का बंटवारा हुआ बाबर के पिता के समय, तो जो बाबर के चाचा थे अहमद मिर्ज़ा, उनको तो समरकंद प्राप्त था, लेकिन बाबर के पिता उमर शेख मिर्ज़ा को एक छोटी सी रियासत प्राप्त हो गई, समरकंद के अंतर्गत थी फरगाना। तो बाबर बचपन में कभी संतुष्ट नहीं रहा। बाबर को हमेशा ये लगता था
कि उसके पिता को प्रयास करना चाहिए समरकंद पर कब्जा करने का। इसीलिए बाबर का अपने पिता से बहुत ज़्यादा लगाव भी नहीं था। 1494 में कबूतरों की छतरी गिरने पे कबूतरों को दाना चुगा रहा था उमर शेख मिर्ज़ा, और तभी इसके ऊपर दुर्घटना घट गई। एक कबूतरों की छतरी जो होती है वही गिर गई और उसमें उमर शेख मिर्ज़ा की मृत्यु हो गई। अब बाबर की जो आत्मकथा है तुझके बाबरी, उसमें बाबर लिखता है कि उमर शेख मिर्ज़ा कबूतरों को उड़ाता उड़ाता खुद भी उड़ गया। तो इस तरीके से अगर हम देखें इस कथन को तो ये लगता है कि बाबर का अपने पिता से बहुत ज़्यादा लगाव नहीं था। अब उमर शेख मिर्ज़ा की मृत्यु के बाद 11 साल की छोटी उम्र में बाबर गद्दी पर बैठा। ये अक्सी में गद्दी पर बैठा था, तो अक्सी में गद्दी पर बैठा। अब बाबर फरगाना का शासक हो गया। जब ये गद्दी पर बैठा उसी समय इसके चाचा अहमद मिर्ज़ा और मामा महमूद खां ने आक्रमण कर दिया फरगाना पे। किसी तरीके से बचाया इसने अपने राज्य को। अब बाबर बहुत महत्वाकांक्षी व्यक्ति है, तो गद्दी पर बैठने के बाद ही इसने 1496 में समरकंद पर आक्रमण कर दिया, लेकिन पराजित हो गया। फिर 1497 में इसने दोबारा समरकंद पर आक्रमण किया और इस बार इसने समरकंद को जीत लिया। 100 दिन शासन भी किया इसने, लेकिन फिर समरकंद में विद्रोह हो गया और इसको भाग के आना पड़ा फरगाना। लेकिन इसी समय फरगाना भी इसके हाथ से निकल गया। तो इसने लिखा भी है कि मैंने फरगाना के लिए समरकंद को खो दिया और समरकंद भी प्राप्त नहीं हुआ और फरगाना भी खो गया। तो इस तरीके से फरगाना भी इसके हाथ से निकल गया। इधर समरकंद पे इस समय अब उज्बेक सरदार सैबानी खां का अधिकार हो चुका था। लेकिन बाद में बाबर ने एक बार फिर से फरगाना पे 1498 में कब्जा किया। बाबर ने इसके बाद फिर से एक बार समरकंद पे आक्रमण किया और कब्जा किया 1501 में। लेकिन 1502 में सरे पुल का युद्ध हुआ और सरे पुल का युद्ध ये निर्णायक युद्ध कहा जाता है बाबर के लिए मध्य एशिया में, क्योंकि सरे पुल के युद्ध में बाबर निर्णायक रूप से पराजित हो गया। सैबानी खान ने इसको हरा दिया और इसको भागना पड़ा समरकंद से। अब बाबर के पास न फरगाना बचा न समरकंद बचा। अब ये निर्वासित जीवन जीने को मजबूर हो गया। अब इधर उधर भटकने लगा बाबर। लेकिन बाबर था बहुत महत्वाकांक्षी व्यक्ति। इसके कई रिश्तेदारों ने इसको समझाया भी कि छोटी मोटी रियासत लेके, छोटी मोटी जागीर लेके ये रहे आराम से। लेकिन बाबर ने अपने आत्मकथा में लिखा है कि क्या हो गया अगर मैदान हार गए, लेकिन उस महत्वाकांक्षा का क्या करें जो किसी के आगे सजदा करने को तैयार नहीं। तो बाबर प्रयास करता रहा। अब बाबर जब भटक रहा था तो आप देखेंगे कि ये रोता भी था, लेकिन बहुत ही पेशेंस रखने वाला व्यक्ति है। कविताएं भी लिखता था ये। और जिस समय ये निर्वासन के दौर में गुजर रहा था तो उस समय कहा जाता है कि इसका साथ इसकी माँ की तरफ के जो मंगोल थे उन्होंने इसका साथ नहीं छोड़ा, तो मंगोलों ने इसका काफ़ी साथ दिया। 1504 में बाबर ने काबुल पर अधिकार कर लिया और इसी वर्ष कंधार पे भी अधिकार कर लिया। हालांकि बाद में कंधार निकल गया था इसके हाथ से, तो काबुल पे अधिकार कर लिया। अब काबुल का शासक बन गया बाबर। लेकिन बाबर इससे संतुष्ट होने वाला नहीं था, क्योंकि काबुल में जब आज कुछ नहीं है तो आप समझ सकते हैं कि तब क्या रहा होगा। काबुल पे अधिकार करने के बाद 1507 में बाबर ने पातशाह की उपाधि धारण की। पातशाह की उपाधि इसलिए धारण की, आप देखें कि इससे पहले न तो इसके ख़ानदान में किसी ने ये उपाधि धारण की थी, और सल्तनत काल में तो जो भी शासक हुए उन्होंने सुल्तान की उपाधि धारण की। तो ऐसा इसलिए था कि जो सुल्तान होते थे वो अपने ऊपर खलीफा को मानते थे कि सबसे ऊपर है खलीफा जो मुसलमानों का धर्मगुरु है, और इसके नीचे फिर सुल्तान है। यानी सुल्तान सार्वभौम सम्राट नहीं है, ये प्रतिनियुक्त है। लेकिन बाबर ने पातशाह की उपाधि धारण की, यानी सार्वभौम सम्राट की उपाधि धारण की। क्योंकि खलीफा को इसलिए मान्यता नहीं दी क्योंकि खलीफा इस समय मिस्र के शासक का बंदी था। तो अगर खलीफा को मानता तो उसको अपने ऊपर मिस्र के शासक को मानना पड़ता, तो इसलिए इसने पातशाह की उपाधि धारण की।
अब 1510 में जो समरकंद का शासक था सैबानी खां, तो सैबानी खां की मृत्यु हो गई। और सैबानी खां की जब मृत्यु हो गई तब बाबर ने एक और प्रयास किया। महत्वाकांक्षी व्यक्ति है तो ये हार मानने वाला नहीं था। इसने फिर से प्रयास किया कि समरकंद को जीता जाए। और इसने ईरान 1511 में ईरान का जो शाह था, शाह इस्माइल, उसके साथ मिलके इसने योजना बनाई समरकंद पर आक्रमण करने की। और इसी समय बाबर ने सिया धर्म भी स्वीकार कर लिया था। तो आगे चल के आप देखेंगे कि हुमायूं ने भी सिया धर्म स्वीकार किया था। जब ईरान गया था हुमायूं, तो बाबर ने भी किया था सिया धर्म कुछ समय के लिए, क्योंकि कट्टर सुन्नी मुसलमान है ये। तो सिया धर्म स्वीकार किया और इस्लाम जो शाह इस्माइल थे, इनके साथ मिलकर इसने समरकंद पर आक्रमण किया और अधिकार भी कर लिया समरकंद पर। लेकिन फिर से दोनों में आपस में राज्य के बंटवारे को लेकर विवाद हो गया और इसका फ़ायदा फिर से समरकंद के लोगों ने उठाया। यहाँ विद्रोह कर दिया जनता ने और बाबर को एक बार फिर भाग के आना पड़ा काबुल। तो फिर से वही स्थिति हो गई बाबर की। अब बाबर ने ये निर्णय लिया। अब बाबर को ये स्पष्ट हो गया था कि हम उत्तर पश्चिम की तरफ नहीं बढ़ सकते, क्योंकि कई प्रयास कर चुका था। तो अब बाबर ने निर्णय लिया कि हम दक्षिण पूर्व की तरफ बढ़ेंगे, यानी कि भारत की तरफ बढ़ेंगे। भारत की राजनीतिक स्थिति जो थी उस समय, हम देखेंगे कि सल्तनत पतन के दौर से गुजर रही है। हालांकि उस समय सिकंदर लोदी शासक था। तो सिकंदर लोदी जब तक सल्तनत का शासक था तब तक तो शक्तिशाली थी सल्तनत। इसीलिए बाबर ने तुरंत आक्रमण नहीं किया, बल्कि भारत की राजनीतिक स्थिति पर ध्यान रखे हुए भी था। और बाबर ने इस पूरे समय में हम देखेंगे कि 1512 से 1519 तक बाबर ने पहले सैन्य तैयारियां की और बाबर ने एक मजबूत तोपखाना बनाया। तोपखाने की मजबूती के लिए इसने 2 तोपचियों को नियुक्त किया, एक तो अली कुली और मुस्तफ़ा रूमी। तो इनके नेतृत्व में इसने अपने तोपखाने को मजबूत किया। और एक इतिहासकार हैं रसब्रुक विलियम, तो वो कहते भी हैं कि भारत की सफलता में सबसे ज़्यादा योगदान बाबर के तोपखाने का रहा। तो इस तरीके से इसने सैन्य तैयारियां की। दूसरी तरफ बाबर को जब 1517 में सिकंदर लोदी की मृत्यु हो गई और सिकंदर लोदी की मृत्यु के बाद इब्राहिम लोदी गद्दी पर बैठा सल्तनत की। तो इब्राहिम लोदी से इसके सरदार नाराज़ थे और एक अराजकता की स्थिति फैली हुई थी। इसी में हम देखेंगे कि इब्राहिम लोदी का जो चाचा था आलम खां लोदी, इसने बाबर को आमंत्रित किया भारत पर आक्रमण करने के लिए। फिर पंजाब का सूबेदार जो था दौलत खां लोदी, ये नाराज़ था इब्राहिम लोदी से, इसने बाबर को आमंत्रित किया भारत पर आक्रमण करने के लिए। इसके अलावा जो राणा संग्राम सिंह थे, उनके दूत भी बाबर से मिले और भारत पर आक्रमण करने के लिए इन्होंने बाबर को आमंत्रित किया। ये सारे ही लोग ये सोचते थे कि बाबर मंगोल है तो ये आएगा दिल्ली, आक्रमण करेगा, लूटपाट करेगा और चला जाएगा। और जब चला जाएगा तो आलम खां सोचता था कि हम शासक बन जाएंगे, दौलत खां सोचता था कि हम शासक बन जाएंगे, और राणा संग्राम सिंह ये सोचते थे कि हम कब्जा करके, सबसे शक्तिशाली वही थे, तो ये सोचते थे कि हम दिल्ली पर कब्जा करके एक अखिल भारतीय राजपूत राज्य की स्थापना करेंगे। तो ये कारण था कि इन लोगों ने आमंत्रित किया बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए। भारत पर आक्रमण करने से पहले बाबर ने उत्तर पश्चिम में छोटे छोटे राज्यों को हराना शुरू किया और पानीपत के युद्ध से पहले इसने 5 आक्रमण किए इस क्षेत्र में। पहला आक्रमण बाबर ने 1519 में इसने बाजौर का घेरा डाला और पहली बार बाबर ने तोपखाने का प्रयोग और बंदूकों का प्रयोग बाजौर के घेरे में ही किया। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि पानीपत में पहली बार नहीं किया था, तोपखाने का प्रयोग पहली बार इसने बाजौर का जब घेरा डाला तो यहाँ पे किया। फिर इसके बाद इसने भेरा पर आक्रमण किया। तो इस तरीके से इसने 5 आक्रमण किए शुरुआत में। अब 5 आक्रमण इसने पानीपत के युद्ध से पहले किए। इसके बाद इसने इब्राहिम लोदी पर आक्रमण किया
21 अप्रैल 1526 पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। पानीपत का जो प्रथम युद्ध है, इसमें बाबर ने तुलगमा युद्ध पद्धति का प्रयोग किया। और इसने किया ये कि जो पानीपत का मैदान था, इसमें ये पहले ही पहुंच गया और इसने दूर दूर पे खाइयाँ खुदवा दी। और खाइयाँ खुदवा के इनके रिज़र्व सैनिक जो थे वो खाइयों में छिपे थे। इसके अलावा बाबर ने जो सेना थी इसकी, सबसे आगे बैलगाड़ियाँ लगा दी। इसके बाद इसका तोपखाना था, फिर दोनों तरफ इसके तीरंदाज थे। तो इस तरीके से बहुत ही वेल प्लान्ड वे में इसने पानीपत का युद्ध लड़ा। पानीपत के युद्ध में बाबर की सेना भी बहुत छोटी थी, इब्राहिम लोदी की सेना बहुत बड़ी थी। हम देखेंगे कि एक तो इब्राहिम लोदी की सेना है 50-60 हज़ार की। इसके अलावा इब्राहिम लोदी के साथ जो ग्वालियर के शासक थे विक्रमाजीत, तो विक्रमाजीत की एक बड़ी राजपूतों की फ़ौज भी थी। तो इस तरीके से इब्राहिम लोदी की सेना बहुत बड़ी है बाबर की सेना से, लेकिन ये बेतरतीब सेना थी। बाबर तुझके बाबरी में लिखता भी है, इसको इब्राहिम लोदी को कहता है कि अनाड़ी तरीके का योद्धा है ये, कि बिना नियम के आगे बढ़ जाता था, बिना नियम के पीछे हट जाता था। तो इब्राहिम लोदी की वही पुरानी पद्धति थी जो राजपूत लोग अपनाते थे, उसी पद्धति से इसने युद्ध लड़ा, जबकि बाबर पूरी तरीके से तैयारी से आया था। पानीपत का जो युद्ध हुआ, ये दिन भर ही युद्ध चला। जब सैनिक थक गए इब्राहिम लोदी के, तब बाबर के रिजर्व सैनिक निकल गए और उन्होंने चारों तरफ से इब्राहिम की सेना को घेर लिया। और इब्राहिम लोदी की जो सेना है वो एक तरीके से एक जगह इकट्ठा हो गई, यानी आधी सेना आक्रमण ही नहीं कर पा रही है। तो ऐसे में इब्राहिम लोदी बुरी तरीके से पराजित हो गया और ये युद्ध भूमि में ही मारा गया। बाबर ने पानीपत की विजय के बाद ये सारे जो लोग थे, चाहे राणा संग्राम सिंह हों, चाहे और सारे सरदार थे, सबको उम्मीद थी कि बाबर लूटपाट करेगा और चला जाएगा। लेकिन पानीपत की विजय के बाद बाबर ने तुझके बाबरी में अपने लिखा भी है कि अब काबुल की गरीबी हमारे लिए दोबारा नहीं। पहली बार बाबर ने देखा कि इतना संपन्न देश है ये। बाबर यहीं रुक गया। पानीपत का जो युद्ध है, इसमें बाबर जो श्रेय देता है वो अपने तीरंदाजों को देता है। तो इस विजय का श्रेय अपने तीरंदाजों को देता है बाबर। हालांकि अगर आपसे पूछे कि पानीपत की विजय का श्रेय किसको जाता है और उसमें हो कि बाबर का सेनापतित्व, तो बाबर का सेनापतित्व है। लेकिन बाबर श्रेय देता है किसको, तो वो तीरंदाजों को देता है। पानीपत की विजय के बाद जब बाबर को इतना धन मिला, पहली बार उसने इतना संपन्नता देखी, तो इसने जो दिल्ली का कोष था, दिल्ली का कोष इसने काबुल के गरीबों में लुटा दिया। बहुत सारे अधिकारियों को पैसा दिया, अपने सरदारों को पैसा दिया, जनता में लुटा दिया। कहा जाता है कि काबुल के हर व्यक्ति को कम से कम एक सिक्का तो मिला ही। तो लोगों ने इसको उपाधि दे दी कलंदर की। पानीपत की विजय के बाद जब बाबर यहाँ रुक गया, तो यही राणा संग्राम सिंह और बाबर के बीच तनाव का कारण बन गया, क्योंकि राणा संग्राम सिंह ये सोचते थे कि बाबर लूटपाट करेगा और चला जाएगा और इसके बाद हम अखिल भारतीय राजपूत राज्य की स्थापना करेंगे। लेकिन जब बाबर यहाँ रुक गया, तो अब धीरे धीरे राजपूतों और मुगलों में तनाव बढ़ने लगा और यही तनाव कारण बना खानवा के युद्ध का। खानवा का जो युद्ध हुआ, ये 17 मार्च 1527 में राणा संग्राम सिंह और बाबर के बीच। खानवा युद्ध से पहले हम देखेंगे कि बाबर के जो सैनिक थे, उन्होंने युद्ध लड़ने से मना कर दिया था, क्योंकि खानवा युद्ध में जो बाबर के सैनिक थे वो डरे हुए थे, क्योंकि उन्होंने सुन रखा था, इससे ठीक पहले बयाना पर कब्जा कर लिया था राणा संग्राम सिंह ने। दूसरी चीज़ कि राजपूतों के बारे में मुगलों ने सुन रखा था कि बहुत वीर योद्धा होते हैं, मरने तक लड़ते रहते हैं। फिर राणा संग्राम सिंह के बारे में सुना था लोगों ने कि एक आँख, एक हाथ, एक पैर, ये पूरा पैरालाइज हो गया था, एक तरफ का शरीर पे उनके 80 घाव थे और कोई भी युद्ध राणा हारे नहीं थे। तो एक खौफ मुगल सैनिकों में था।
इसके अलावा उसी समय एक काबुल का ज्योतिषी था मोहम्मद शरीफ। तो मोहम्मद शरीफ ने भविष्यवाणी की कि ये युद्ध बाबर हार जाएगा। तो इससे और भी दहशत फैली और भी डर गए लोग। तो इस समय बाबर ने जब देखा कि उसकी सेना होपलेस हो रखी है, तो बाबर ने बड़ा ही जोशीला भाषण दिया अपनी सेना को, और इसने ये कहा कि इस युद्ध में इसने जिहाद का नारा दिया। इस युद्ध को धर्म युद्ध कहा बाबर ने कहा कि ये जो हम युद्ध लड़ रहे हैं ये धर्म युद्ध है। इसमें अगर आप जीते तो गाजी कहलाएंगे, अगर मारे गए तो ये खुदा की राह में आप मारे जाएंगे, आपको जन्नत नसीब होगी। फिर बाबर ने कभी भी शराब न पीने की कसम खाई, सारे शराब के बर्तन तोड़वा दिए। तो इस तरीके से ये जो भाषण दिया बाबर ने अपनी सेना को, इससे सेना में फिर से उत्साह आ गया और सेना युद्ध करने के लिए तैयार हो गई। अब इस युद्ध का कारण जो खानवा के युद्ध का था वो क्या था देखते हैं। तो खानवा युद्ध का एक कारण तो ये है कि जो बाबर ने आरोप लगाया राणा पे, बाबर ने ये कहा कि राणा ने धोखेबाजी की है। राणा ने ये कहा था पानीपत के युद्ध में कि हम आगरा की तरफ से आपकी मदद करेंगे, जो राणा ने किया नहीं। राणा ने आरोप लगाया बाबर पे कि बाबर ने कालपी बयाना ये देने का वादा किया था, जो दिया नहीं बाबर ने। तो ये दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप लगाए गए, लेकिन इसका वास्तविक कारण यही था कि बाबर यहाँ रुक गया था, जबकि राणा सोचते थे कि बाबर वापस चला जाएगा। अब खानवा का जो युद्ध हुआ, इसमें भी बाबर की सेना कम है, राणा की सेना बहुत बड़ी थी। लेकिन युद्ध के बीच में ही एक समय तो लगा कि राजपूत विजयी हो जाएंगे, लेकिन युद्ध के बीच में ही राणा घायल हो गए और हाथी के हौदे में गिर गए। एक नकली व्यक्ति को राणा बनाकर बिठाया गया, इनको युद्ध भूमि से बाहर ले जाया गया, लेकिन सेना में अफवाह फैल गई कि राणा की मृत्यु हो गई है, और इस तरीके से राजपूतों के पैर उखड़ गए और बाबर ने बुरी तरीके से राजपूतों को पराजित किया। राजपूतों को पराजित करने के बाद राजपूतों की सिर का मंच बनवाया बाबर ने और उस पर बैठा, लेकिन चित्तौड़ तक बढ़ा नहीं बाबर। राणा संग्राम सिंह को एक सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया था। बाद में राणा संग्राम सिंह ने फिर जिद की कि हम दोबारा लड़ेंगे बाबर से। तो कहा जाता है कि इन्हीं के सरदारों ने इनको जहर दे दिया था। बाबर जो खानवा का युद्ध है, इसको सर्वाधिक निर्णायक युद्ध माना जाता है भारत में बाबर के लिए। वो इसलिए माना जाता है कि पानीपत की जो विजय थी उसकी पुष्टि खानवा युद्ध ने ही की, क्योंकि खानवा युद्ध के बाद अब भारत में कोई ऐसी शक्ति बची नहीं थी जो जो बाबर को चुनौती दे पाए। तो ये खानवा युद्ध का महत्व था बाबर के लिए। खानवा युद्ध के बाद अगला युद्ध जो हुआ वो था चंदेरी का युद्ध 1528 में। ये मेदिनी राय और बाबर के बीच हुआ। जो मालवा में ये राणा संग्राम सिंह के ही एक सरदार थे मेदिनी राय। इस युद्ध में भी बाबर ने जिहाद का नारा दिया। तो आप ध्यान रखेंगे कि केवल खानवा युद्ध में नहीं, चंदेरी के युद्ध में भी दिया था इसने जिहाद का नारा। तो जिहाद का नारा दिया बाबर ने। चंदेरी के युद्ध में मेदिनी राय पराजित हो गए, मारे गए ये, और इनके पूरे परिवार को इस्लाम स्वीकार करा दिया गया। अंतिम युद्ध बाबर ने भारत में घाघरा का युद्ध लड़ा। घाघरा का युद्ध जो हुआ ये हुआ महमूद लोदी और बाबर के बीच। महमूद लोदी ये इब्राहिम लोदी का भाई था और पानीपत की पराजय के बाद इसने भाग के दक्षिणी बिहार में शरण ले रखी थी। दक्षिणी बिहार का शासक था उस समय बहार खान नोहानी। तो बहार खान नोहानी के यहाँ इसने शरण ले रखी थी। इससे पहले हम देखेंगे कि यहाँ नासिर खान नोहानी का शासन था, तो उसी का लड़का था ये बहार खान नोहानी। तो जो महमूद लोदी था इसने प्रयास किया जाए फिर से दिल्ली पर कब्जा करने का। तो घाघरा का युद्ध हुआ। ये युद्ध जल थल दोनों पे लड़ा गया और महमूद लोदी की पराजय हुई और इस तरीके से बाबर फिर से विजयी रहा घाघरा के युद्ध में। 26 दिसंबर 1530 को बाबर की मृत्यु हो गई। ऐसा कहा जाता है, कहानी ये मिलती है कि हुमायूं बीमार पड़ा। तो हुमायूं जब बीमार पड़ा तो बाबर
को कहा जाता है कि हुमायूं की चारपाई के चारों तरफ घुमा, ये बहुत मानता था हुमायूं को, और इसने अल्लाह से दरख्वास्त की कि इसकी बीमारी मुझे लग जाए। और फिर ऐसा कहा जाता है कि बाबर धीरे धीरे बीमार पड़ने लगा और हुमायूं ठीक होने लगा और बाबर की मृत्यु हो गई। हालांकि जो बाबर की पुत्री हैं गुलबदन बेगम, इन्होंने हुमायूं नामा में ये कहा है कि बाबर की मृत्यु का कारण वो जहर था जो इब्राहिम लोदी की माँ ने दिया था बाबर को। ये धीरे धीरे विष दिया था खाने में, जिसके कारण बाबर की मृत्यु हो गई। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि बाबर ने भारत में, यही इसका 5 साल का शासनकाल रहा, जिसमें वो लगातार युद्धों में व्यस्त रहा। तो आज के लेक्चर में हम यहीं तक करेंगे। अब अगली क्लास में अगले दिन आपसे मुलाकात होगी।